अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी हम डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने कल ही बताया कि जो हैवी मास नंबर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, यानी कि वो अनस्टेबल होते हैं एंड दे ट्राई टू मूव टू रीजन ऑफ स्टेबिलिटी बाय disintegration by splitting of their nuclei, and the process is called as radioactivity. रेडियो है क्या? आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में भी। इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसमें एक हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है बाय इटसेल्फ विद द एमिशन ऑफ सर्टन पार्टिकल्स। तो इसमें जो है हैवी न्यूक्लियाई disintegrate spontaneously by emitting, कैसे? by emitting अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स, एंड थर्ड इज गामा रेज या गामा फोटॉन्स। ठीक है, तो दिस इज प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे जो तीन पार्टिकल्स निकलते हैं, तीन तरह के, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ये है क्या। तो पहली बात है अल्फा रेज के बारे में। अल्फा रेज क्या होती हैं? अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स ये क्या है? ये है डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि He2 4 जो है उसमें से आप दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए तो क्या बन गया? He2 पॉजिटिव, 2 प्लस। ठीक है, तो इसके पास 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज हैं। ये तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज, यानी कि 2e, और वो भी कौन सा? प्लस, 2 प्रोटॉन्स के बराबर, और 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास, यानी कि 4 न्यूक्लियॉन्स के बराबर मास और 2 प्रोटॉन्स के बराबर चार्ज। ठीक है, इनकी वेलोसिटी रेंज करती है फ्रॉम 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड्स टू 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा। जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होता है उस पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, यानी कि इसको हम 0.2 mm थिक, अगर हमारे पास कोई अल्मोनियम फॉइल होगी उससे भी हम 0.02 mm थिक अल्मोनियम फॉइल है उससे भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो पेनिट्रेटिंग पावर कम हो गया अल्फा पार्टिकल्स का। लेकिन मास इनका ज़्यादा है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आयोनाइजेशन पावर इनका ज़्यादा है। ये बहुत सारे आयोन्स को प्रोड्यूस करते हैं बिफोर दे कम टू रेस्ट। और चार्ज इनके पास है तो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके पास चार्ज है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर इंस्टेंट होंगे तो उसको डैमेज करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे। दूसरा है दूसरे रेज, दूसरे पार्टिकल, दैट इज बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, जनरली कहा जाता है कि बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज जनरल। उस पर हम उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल हम सिंपली इनको कहेंगे दीज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस। ठीक है, और मास कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? 33% से लेके 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का 33% से 99% तक बहुत हाई वेलोसिटी है इनकी। अगर बहुत हाई वेलोसिटी है, स्मॉल साइज है, तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा बट आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होगा। डिफ्लेक्ट होंगे बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स क्योंकि इनके पास चार्ज है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के पास चार्ज है, और फोटोग्राफिक इफेक्ट प्लेट को ये भी इफेक्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड इज गामा रेज या गामा फोटॉन्स।
गामा फोटोन है तो बेसिकली फोटोन है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है। गामा रेज या फोटॉन्स, ठीक है, नो चार्ज यानी कि न्यूट्रल, तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अच्छा, रेस्ट मास कितना, 0। वेलोसिटी कितनी वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम या एयर, ठीक है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ज़रूरी बात है, वेलोसिटी ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर हाई है और आयोनाइजेशन पावर उतना ही कम, ठीक है। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इमिटेड इन रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो 3 तरह के पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब ये जो इनका निकलना है दैट इज गवर्न्ड बाय लॉज, तो हम देखेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एमिशन। रेडियो एक्टिव एमिशन के कुछ लॉज हैं, उनको हम देखेंगे। पहली बात, पहला जो लॉ है वो यही है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये खुद होगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्रेशर, ग्रेविटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका, इस पर। ये प्योरली एक चांस गेम है, मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, रेडियो एक्टिव एमिशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या हम ये नहीं बता सकते कि इन ए गिवन टाइम कोई मटेरियल रेडियो एक्टिविटी एमिशन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ये इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इज प्योरली ए गेम ऑफ चांस। तो ये है, यही है पहला लॉ, यानी कि पहला लॉ ये है जो रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करता है। तो इसको हम लिखेंगे, इस लॉ को यहाँ पे लिखा। पहला लॉ जो है, रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस which does not depend upon external factors like pressure, temperature, humidity, etc. It is purely a game of chance and one cannot predict whether a given radioactive sample will decay in a given time or not. ठीक है, तो ये पहला ये लॉ है अबाउट रेडियो एक्टिव एमिशन या रेडियो एक्टिविटी। सेकेंड है कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है, जब रेडियो एक्टिव एमिशन होता है या रेडियो एक्टिव डिके हम कह सकते हैं वो होता है, तो या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। वेदर या ओनली अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल is emitted, not both simultaneously। तो या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं निकलेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एक ही अल्फा पार्टिकल निकलेगा, वन पार्टिकल एट अ टाइम, वन टाइप एट अ टाइम एंड वन नंबर एट अ टाइम। एक ही टाइप का निकलेगा एक टाइम पे और एक ही निकलेगा एक टाइम पे, ठीक है। दिस इज सेकेंड। ऑल्सो एट अ टाइम only one alpha or beta particle is emitted। ऐसा नहीं है कि 2-4 अल्फा पार्टिकल एक साथ निकलेंगे, नहीं। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशन। थर्ड पे आ जाएंगे। थर्ड भी कॉमन सेंस पे बेस्ड है, क्योंकि हमें पता है अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है, तो इससे क्या होगा। अल्फा पार्टिकल के निकलने से, अगर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो उसके निकलने से जो न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस जो बन रहा है, उसका मास नंबर पहले वाले से 4 यूनिट्स कम होगा, क्योंकि 4 यूनिट्स मास कौन लेगा, अल्फा पार्टिकल। और उसकी चार्ज 2 यूनिट्स कम होगी पहले वाले न्यूक्लियस से, क्योंकि ये 2 यूनिट्स जो कम हुए ये कौन लेगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसी तरह से अब अगर बीटा पार्टिकल निकला, ठीक है, तो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो मास बहुत कम है, यानी कि मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चार्ज नंबर डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। ये इसीलिए हो रहा है, इसको आप समझिए। एक न्यूक्लियस है आपके पास XAZ, इसको मैं वर्ड्स में नहीं लिखूंगा, ये आप खुद लिखोगे, XAZ। इससे निकला अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब He24 हम लिखेंगे। इसने 4 यूनिट्स ऑफ मास लिए, ठीक है। पहले था मास नंबर A, इसने लिया 4, तो ये जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस आया Y, इसका मास नंबर कितना होगा, A-4, ठीक है।
इसने चार्ज ली +2, इसकी चार्ज कितनी होगी Z-2, क्योंकि जो रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए दोनों साइड। यहाँ पे है A, यहाँ पे A-4 +4, ठीक है, -4 +4 कैंसिल, तो A बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे है Z, तो Z-2 +2 बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है यहाँ पे, या जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस बन रहा है अल्फा डीके से, उसका मास नंबर ये देख लीजिए, पेरेंट न्यूक्लियस से 4 यूनिट्स कम है, ठीक है, और चार्ज नंबर पेरेंट न्यूक्लियस से 2 यूनिट्स कम है, ठीक है। अब अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा, मान लीजिए XEZ है, XEZ बीटा पार्टिकल निकला, तो ऐसे लिखते हैं बीटा पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन ऊपर मास 0, नीचे चार्ज -1, ठीक है। तो मास ये बहुत कम लेता है, 0.005 AMU, जो मैंने लास्ट टाइम बताया, बहुत कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 0 कंसिडर करते हैं एटॉमिक मास स्केल पे। तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है Y, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, A। अच्छा, चार्ज नंबर इंक्रीज हो जाएगा 1, Z+1, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, Z+1 -1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड, the mass number of daughter nucleus is decreased by 4 units and charge number decreased by 2 units. When beta particle is emitted, the mass number of daughter nucleus does not change, but the charge number is increased by 1. This is third law of radioactive emission. And fourth law is called as radioactive decay law. radioactive decay law, तो उस पे हम कल आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।